हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम क्लैट प्रेप। अब तक तो आप लोगों ने इस बात को सुन ही लिया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टक डाउन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जानेंगे क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड, जानेंगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है कि इसको दोबारा से रिवाइव मतलब रीस्टार्ट किया जा सके। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या दोबारा रीस्टार्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कितनी फंडिंग कहां पर गई, उन सबको हम लोग पूरे इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, फिर आगे करके हम लोग इस डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेसन, सबसे पहले देखना कि हुआ क्या 2017 का वो समय जब इलेक्टोरल बॉन्ड को एज ए मनी बिल प्रेजेंट किया गया। अब जब मनी बिल आया और मनी बिल में यहां पर 3 जो बिल एक्ट थे ऑलरेडी, उनको रीअपील मतलब उसमें चेंज करने की बात की गई। पहली बात, मनी बिल आया, यहीं से क्वेश्चन मार्क बना कि इसे मनी बिल के रूप में क्यों प्रेजेंट किया गया। सिंपल सी बात है कि यहां पर उस समय ऐसा कहा जाता है, ये मेरे थॉट नहीं है, प्लीज समझना, जो आज न्यूज़पेपर में आया मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस समय जब भी कोई मनी बिल आएगा तो आपको पता है लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा और राज्यसभा की पावर उसमें कुछ भी नहीं होगी, मतलब आपको पता है 14 डेज के अंदर उसको पास करना पड़ेगा। और उस समय गवर्नमेंट की मेजोरिटी थी उस समय लोकसभा में और राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी। ऐसा कहना है कि अब उस कारण से, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उस कारण से कि लोकसभा में ही इसको लाया गया और लोकसभा में ही लाया जाएगा, रीजन वो मनी बिल था। दूसरी बात समझना, 3 एक्ट जो चेंज किए गए मैं उनके बारे में बताऊंगा कौन कौन से एक्ट में चेंज किया गया। और दोबारा अब तो फिर से इनको 2017 की ओरिजिनल कंडीशन में डाल दिया गया है कि जैसे पहले थे वैसे कर देना चाहिए कल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। है क्या इलेक्टोरल बॉन्ड? क्या होता है कि एक अगर पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को आप किसी पार्टी को फंडिंग करना चाहते हो तो पार्टी को फंडिंग करने के लिए क्या क्या मेथड को यूज किया सकता है, वही था हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड। तो याद रखना, पार्टी को फंडिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लॉन्च किया गया कि आपको SBI बैंक में जाना पड़ेगा और SBI बैंक में जाकर आपको खरीदना पड़ेगा वहां पर बॉन्ड। जैसे आप इस बॉन्ड को परचेज करोगे, तो मैंने जस्ट एग्जांपल कहा कि हम 3% थे, 3% गए और SBI बैंक में हमने बॉन्ड परचेज किए। जैसे बॉन्ड परचेज किए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो ABC, हमने जिस पॉलिटिकल पार्टी को हमने कब बॉन्ड परचेज किया, मान लो इसने A का किया, इसने B का किया, इसने B का किया, किसी ने नहीं किया, तो ये पैसा विद इन द 15 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन द 15 डेज, 15 दिन के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इनको दे दिया जाएगा। याद रखना, SBI बैंक इसके लिए इनसे कुछ चार्ज लेता था। इस बार का चार्ज बताया जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ के आसपास इसने यहां पर चार्ज लिया था। और याद रखना, जो SBI बैंक है वो क्या करेगा, इनके अकाउंट में विद इन द 15 डेज अगर इन्हें रियम्बर्स नहीं करवाया तो वो लैप्स माना जाता है, तो 15 दिन के अंदर आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप जब चाहो तो इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकते हो। एक सर्टेन टाइम द पीरियड होता है, कहा जाता है कि 3 मंथ बाद एक साइकिल स्टार्ट होती है और फर्स्ट वीक में ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकते हो और उसमें पॉलिटिकल फंडिंग कर सकते हो। समझना, ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें 1 रुपए पे कर पाओ। होगा क्या कि इसमें मिनिमम 1000 रुपए पे कर पाओगे और उसके बाद 10 के मल्टीपल में बॉन्ड परचेज कर सकते हो। 10 के मल्टीपल मतलब 10,000 का होगा और ऐसे करते करते ये 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड बन सकता है। तो कुछ इस तरह से आप बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। आप कहोगे सर मुझे 2 करोड़ परचेज करने, तो 1 करोड़ के आपने 2 बॉन्ड परचेज कर लिए तो यहां पर हो जाएगा। याद रखना, इसमें अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं तो भी आप इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई कंपनी से रिलेट कर रहे हैं या एक कंपनी में है तो भी आप इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। दोनों इसके लिए फ्री कर दिए गए। अब गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कहना था, इससे हम लोग इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, मतलब सब कुछ क्लियर दिखेगा, कुछ ऐसा लाएंगे। और कहा गया कि जो ब्लैक मनी आती थी, इनका कहना था गवर्नमेंट का, मेरा कहना नहीं था, कि पहले हम लोग एज ए मनी हार्ड कैश वहां पे करते थे, तो वो आपको पता है हार्ड कैश एज ए ब्लैक मनी काउंट होगी। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे तो ब्लैक मनी की जो प्रोबेबिलिटी ब्लैक मनी है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और यहां पर SBI के पास सारा रिकॉर्ड रहेगा कि किसने कितनी फंडिंग दी। तो यहां से क्या जाएगा कि सारी पारदर्शिता आ जाएगी कि किसके पास कितना फंड पहुंचा। अब यहीं से क्वेश्चन मार्क बनने शुरू हो जाते हैं कि पहली बात कि ये जो SBI के पास इंफॉर्मेशन आएगी
क्या इंफॉर्मेशन एक जनरल पब्लिक मैं इसको निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? तो याद रखना, यहीं पर एक पर्सन आरटीआई एक्ट इसमें एप्लीकेबल नहीं था, तो आप एक जनरल पर्सन आप ये नहीं पता कर सकते हो कि ये जो पैसा देने वाला कौन था। पहली बात ये कि ये देने वाला कौन था, दूसरी बात ये जो पैसा गया वो किस पार्टी को गया ये भी नहीं पता कर सकते। हाँ, इतना राइट आपके पास जरूर होता है, ये राइट नहीं था, ये एसबीआई ही पब्लिश कर देता है कि जब पूरा पैसा गया, जस्ट एग्जांपल मैंने कहा कि यहां पर जो पूरा पैसा गया 10,000 रुपए गया, 10,000 में से कितना परसेंट रुपए ए के पास गया, कितना परसेंट बी के पास, कितना परसेंट सी के पास गया। तो ये पूरी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो ये पर्सन है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन ए बी सी में, ये खुद ही बताता था ए बी सी में कितना पैसा किसके पास गया, ये खुद ही आपको एसबीआई बताता था कि कितना पैसा गया। लेकिन ये आप ये पता करना चाहें कि इस पर्सन की जो मनी थी वो किसके अकाउंट में गई, ए की बी की सी में, ये नहीं पता कर सकते। या इस कंपनी का जो पैसा था वो ए के में जाएगा, बी में जाएगा या सी में जाएगा, ये नहीं पता कर पाओगे। अब यहीं से एक लिंकअप बैठता है, क्या ये पर्सन अगर किसी एक पार्टी को फंडिंग करता है तो क्या इन दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, क्या एक पर्सन को जानने का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुनना बातों को, दो चीजें आई यहां पर, एक पर्सन इसके राइट आए जो ये फंडिंग कर रहा है, और एक राइट किसके आए, ये पर्सन जो पर्सन ये जानना चाहता है कि जो मेरी पार्टी थी उसको कितना पैसा दिया जा रहा है और कहां से दिया जा रहा है, क्योंकि आखिरकार मुझे वोट तो वहीं पर करना है। तो दो जगह यहां पर आया तो समझना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 में ही हमारा आरटीआई लिखा है। आरटीआई एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मेरे समझ से क्या, सुप्रीम कोर्ट की समझ से उनका कहना था कि जो एक पर्सन का हक बनता है आर्टिकल 19 से कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को निकाल सके, और वो पावर कहां से मिलता है, आरटीआई एक्ट से मिलता है। लेकिन जो यहां पर लीडिंग पार्टी थी जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, मतलब कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही है, उनका कहना था एक आर्टिकल आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो ये पर्सन है जो पैसा दे रहे हैं, तो इनका भी तो कोई ना कोई एक राइट होगा, इनका भी कोई ना कोई राइट टू प्राइवेसी होगी कि मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, किसको पैसा दे रहा हूं, ये मेरा हक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 21 इस बात को यहां पर पावर देता है कि ये बात किसी को बताएं या ना बताएं, इनकी मर्जी की वो किसको पैसा दे रहा है। तो इस कारण से यहां पे दो आर्टिकल बार बार न्यूज में आ रहे थे। क्या एक आम आदमी को इस जानने का हक होना चाहिए कि ये पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाएगा या किस पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है ये वाला, और क्या इनकी राइट टू प्राइवेसी है कि मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा हूं। तो यहां पर दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट यहां पर एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। शायद आपने कल का जजमेंट पढ़ा हो तो उसमें कहा गया कि अब यहां पे बात आती है इंपॉर्टेंस की, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो कोर्ट का कहना था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि एक पर्सन जो वोट देने वाला हो उसको एटलीस्ट इस बात का तो इंफॉर्मेशन हो कि जिसको मैं वोट देने वाला हूं उसके बाद जो फंडिंग आ रही है वो कहां से आ रही, कौन, ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरी कंट्री से फंडिंग आ रही हो, या ऐसा तो नहीं है कि कोई इलीगल कंपनी से फंडिंग आ रही हो। तो एटलीस्ट इसका जानने का तो हक होना चाहिए। उसी बेस पर तो ये वोट बैंक बनेगा, वोट देने का काम करेगा। और इस बेस पर क्या हुआ, यहां पर आर्टिकल 19 में यहां पर आर्टिकल 19 को सुप्रीम किया गया इन कंपेयर टू आर्टिकल 21, और स्टक डाउन कर दिया गया यहां पर किसको, इलेक्टोरल बॉन्ड को रोक दिया गया कि आज के बाद इसको पब्लिश करना बंद कर दो। ठीक है ना। और याद रखना, कल से इलेक्टोरल बॉन्ड पब्लिश करना बंद कर दिए गए हैं, और जो 15 डेज मान लो किसी ने कल ही कोई इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया हो तो याद रखना अगर उसने रिइंबर्स नहीं कराया पैसा तो वो उसके जिसने इसको दिया था उसके अकाउंट में वापस भेज दिए जाएंगे। अब ये 15 डेज के अंदर वाले में वापस भेजेंगे। और फिर से जो यहां पर 3 एक्ट थे, मैं इन 3 एक्ट को अभी समझाऊंगा। इन तीनों एक्ट को दोबारा एज इट इज कर दिया गया जैसे 2017 में हुआ करते थे। तो अब अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल आप उसी तरह से फंडिंग करोगे जिस तरह आप 2017 के पहले किया करते थे। एक बात और सुनना, यहां पर 2017 के पहले वाला रूल एप्लीकेबल कर दिया गया। कहा गया अब तक कितनी फंडिंग आई है 2018 से लेकर अब तक कितनी फंडिंग है 2022, तो लगभग 16,000 2023 तक लगभग 16,000 करोड़ की यहां पर फंडिंग आई है, 16,000 करोड़ की फंडिंग आई है। अब यहां पर देखना, इस फंडिंग को भी देखना, आप 16,000 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है। और हुआ क्या है कि मैंने बताया कि 3 मंथ के बाद एक फर्स्ट वीक में इसकी फंडिंग होती है।
3 मंथ के बाद फिर से फर्स्ट वीक, 3 मंथ के बाद फिर से फर्स्ट वीक, तो कितने फेजेज हुए हैं? तो अब तक इसमें 30 फेजेज में फंडिंग हो चुकी है। लास्ट फेज जो स्टार्ट हुआ था वो अभी स्टार्ट किया गया था जनवरी मंथ में, और जैन मंथ में जो 30 ये फेज था इसमें अप्रॉक्स कहा गया कि 530 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी। 530 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी। मैं एक और आपको डाटा बताना चाहूंगा कि जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया, उसका कहना है कि जितनी फंडिंग इसमें हुई है 94% लोग ऐसे हैं जिनने हमेशा हर बार 1 करोड़ से ऊपर फंडिंग की है। तो थोड़ी सी यहां पर सचेत रहने वाली बात है कि 94% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ के ऊपर ही हमेशा फंडिंग की है। तो यही कोर्ट का कहना था कि एक आम आदमी इतनी फंडिंग तो नहीं कर सकता है कि 1 करोड़ के ऊपर फंडिंग 1 करोड़ के ऊपर वो फंडिंग कर रहा हो। भले ही कुछ लोग होंगे, लेकिन ऐसा तो मतलब जनरली इसमें जो फंडिंग की गई है वो किसी न किसी कंपनी का फंडिंग है। कोर्ट का यह कहना था कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फंडिंग कर रहे हैं उन दोनों का कोई आपस में लिंकअप बन रहा होगा, और उस बेस पर इसको स्टक डाउन कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि ना ही कॉन्स्टिट्यूशन है ये, क्योंकि आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है, ना ही ये ब्लैक मनी को रोकने में सक्सेस हो पाएगा। रीजन, उनसे क्वेश्चन पूछा गया क्या ये बेस्ट मेथड होगा ब्लैक मनी को रोकने का, या इसके अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं? तो साफ कहा गया इसके अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, जो इससे भी बेस्ट मेथड हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही मेथड होगा जो ब्लैक मनी को यहां पर रोक सके। तो ये दोनों बातों को यहां पर रखते हुए इसको स्टक डाउन कर दिया गया। ये पूरी फेज थी। मैं अभी आता हूं जो इसका बेसिक हिसाब यहां पर कहते हैं, यहाँ पे 3 जो एक्ट बने हुए, इन 3 एक्ट को यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। समझना 3 एक्ट कौन थे। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेना, डेफिनेशन देख लेना कि 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 2017 में 2017 में इसमें इसको चेंज करने के लिए लॉज मतलब एक्ट लाया गया था, और 17 के बाद और कौन इंडिविजुअल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दोनों कर सकते हैं। किस में डोनेशन करना है? किसी पॉलिटिकल डोनेशन करना है तो उसको मोर ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाया गया था। याद रखना, इसको एज ए मनी बिल प्रेजेंट किया गया था। इसको केवल लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, आपको पता है, और राज्यसभा में आपको प्रेजेंट मतलब राज्यसभा में तो अपने आप पास होकर चला ही जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो 1915, जो 3 एक्ट मेजर जो जहां पर यहां पर हिट किया गया था, मैंने कहा था 3 एक्ट को हम लोग देखेंगे। जो यहां पर 3 एक्ट है, 3 एक्ट में जो मेजर चेंज किया गया था वो पहला यहां पर आती रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सुनना बातों को, इसमें क्या चेंज किया गया था? कहा गया कि यहां पर 20,000 रुपए के ऊपर अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम उसकी इंफॉर्मेशन दें। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पहले लिखा हुआ था कि अगर कोई पर्सन 20,000 रुपए के ऊपर फंडिंग करेगा तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन या हमें देनी पड़ेगी, ये लिखा हुआ था। और इसको चेंज करके कर दिया गया कि अब 20,000 के ऊपर अगर कोई फंडिंग करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी नहीं है। पहला चेंज किया गया। दूसरा, कंपनी एक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी एक्ट में चेंज किया गया था। तो सुनना, एक्चुअली है क्या, कहा गया कि अगर कोई एक कंपनी है 3 साल से रन कर रही है और 3 साल से प्रॉफिट कमा रही है तो वो कितना डोनेशन कर सकती है? तो उसने कहा कि जितना उसका प्रॉफिट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना उसका प्रॉफिट होगा उसका मैक्सिमम 7.5% ही दे सकती। तो पहली बात याद रखना है, इसमें प्रॉफिटेबल कंपनी ही केवल फंडिंग कर सकती है, और दूसरा 7.5% ज्यादा फंडिंग नहीं कर सकती है। ये दूसरा यहां पे प्रोविजन कंपनी एक्ट में चेंज किया गया। इनकम टैक्स, मेरे समझ से यही आगे चल के लूप होल बनेगा, देखना। चलो देखते हैं, फिर लूप फिर जजमेंट बताते हैं। तो यहां पर इनकम टैक्स की बात की गई। इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया कि पहले क्या था कि अगर 20,000 से ऊपर कोई फंडिंग करता है तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा डाटा कि किसने 20,000 रुपए से ऊपर की फंडिंग की है। याद रखना, अब जब इस रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, लेकिन जब इसको चेंज किया गया तो इसको हटा दिया गया। तो मतलब 3 में चेंज किया गया कि अगर 20,000 से ऊपर फंडिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम रिवील नहीं होगा। दूसरा, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी भी फंडिंग कर सकती है और 7.5% से भी ज्यादा फंडिंग कर सकती है। इनकम टैक्स जो एक्ट में चेंज किया गया कि आपको कोई रिकॉर्ड रखने की नीड नहीं है। और अब क्या किया गया है, ऑल एक्ट्स एबॉलिश, अब खत्म कर दिए गए हैं इनको, चेंज को, पुराना फिर से वही लागू कर दिया गया। सुनना एक बात, तो क्या समझ में आ रहा है मेरे समझ से? तो यहां से ये बात साफ क्लियर हो रही है कि यहां पर हो क्या रहा है। अब कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट का कहना था कि इसमें जो अगर कोई कंपनी बनाई गई जो 7.5% प्रॉफिटेबल है, और इसमें ऐड करके कि जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है वो भी पैसा दे सकती है, जो आज बनी कंपनी वो भी पैसा दे सकती है, तो इन क्यों ही कोई लॉस वाली कंपनी कहीं फंडिंग करने की कोशिश करेगी? ये सोचने वाली बात है।
और दूसरा इनकम टैक्स अगर इसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया तो देखना अभी क्या होने वाला है। तो एक जो जजमेंट आया उस जजमेंट में ये बात कही गई, जजमेंट में ये कहा गया कि अब आपको 6 ऑफ द मार्च, 6 मार्च वो लास्ट डेट होगी जिस दिन आपको ये बताना होगा, ये बताना होगा कि इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि किसने कितनी फंडिंग की। एसबीआई इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेगा। तो यहां पे 6 मार्च तक एसबीआई इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेगा और सारी पूरा डिटेल बताएगा कि कहां कहां पर पैसा गया। और इसके एक हफ्ते मतलब लगभग 13 मार्च को 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन की साइट पर सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि किसने किसने कितना पैसा दिया। अब जब यहां पर लिखी दिया गया है कि 20,000 के ऊपर का रिकॉर्ड रखने नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इस बात को रिवील करेगी कि यहां पर गवर्नमेंट इस बात को रिवील करेगी कि हमने रिकॉर्ड रखा ही था। तो एक लूप होल यहां पे आ सकता है कि हो सकता है कि इसका रिवील ना किया जाए। तो देखने वाली बात होगी 13 को, 13 मार्च को यहां पर देखने वाले कि है क्या। तो मेरे समझ से ये बातें आप लोग को यहां पर पूरी क्लियर समझ में आ रही होंगी कि यहां पर किस तरह से इसको चेंज किया गया। नाउ समझना, इस यूज के अंदर मैंने सारी बातें बताई कि 1,000 से 1 करोड़ तक कर सकते थे, परचेज किया जा सकता था। फिर उसके बाद डोनेशन के रूप में होता था और होता क्या था, विद इन 15 डेज इसको रिएम्बर्स करवाना पड़ता। बता दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 डेज की बेंच बैठी थी, 5 डेज के 30 फेज थे यहाँ पर और लास्ट फेज में 530 करोड़ रुपए थे। 94 करोड़ में 94% में 1 करोड़ से मोर मनी आई थी और आर्टिकल 19 और 21 का यहाँ पर वायलेशन माना गया था। एक छोटी सी बात आई, क्या सर इसको दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है क्या? लिसन, आपने इसके पहले एक ऑर्डिनेंस देखा था, दिल्ली ऑर्डिनेंस। उस दिल्ली ऑर्डिनेंस में आपको पता है जजमेंट आने के बाद भी उस ऑर्डिनेंस को बदला गया था ना। उसके बाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया के अपॉइंटमेंट में सीजीआई को हटाया तो वहां भी यही हुआ था। तो क्या अब यहां पर आ सकता है? तो देखो, ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट लगभग ये अपना सेकंड टर्म्स खत्म करने वाली है। तो इतनी जल्दी गवर्नमेंट दोबारा 5 डेज बेंच की बैठी थी, इससे बड़ी बेंच की डिमांड कर सकती है, ये उसके पास पावर है कि इससे बड़ी बेंच की डिमांड की जाए। लेकिन उसके साथ भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब 5 जज की बेंच जजमेंट दे चुकी है तो हम 7 जज की डिमांड क्यों करेंगे? और कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि बड़ी जज ने फिर से कोई डिसीजन को बदल के ऐसा दिया हो, ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ये हो सकता है कि जब नई गवर्नमेंट आए तब इसके लिए ऑर्डिनेंस आएगा। वो ऑर्डिनेंस आएगा तो हम लोग देखेंगे और हम इस न्यूज को लगातार फॉलो करते रहेंगे। बस इसी नोट के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। थैंक यू।